हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज लगभग एक साल बाद आप सभी से बात करने का मौका मिला है। तो जैसे कि आप सभी को लगभग पता ही चल गया होगा कि यूपीएससी के द्वारा जो बहुत अवेटेड वैकेंसी थी ईपीएफओ की, ईओ और एपीएफसी दोनों की वैकेंसी एक साथ यूपीएससी ने पब्लिश कर दी है। आज से 3-4 दिन पहले 21 या 22 तारीख को ही एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट यूपीएससी के माध्यम से न्यूज़पेपर में दे दिया गया था, लेकिन कल कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है और आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह का नोटिफिकेशन आया है, और इसके बाद जो बात का लेक्चर आएगा हमारा, उस पर हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस को, दोनों वैकेंसीज़ के सिलेबस को एक साथ कंप्लीट करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बिलो 30 ईयर्स एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों ही वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। जनरल कैंडिडेट स्पेशली हैं, जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की जिनकी एज 30 साल से कम है, वो मैं समझता हूं कि सारे ही कैंडिडेट एपीएफसी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे और ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं दोनों में वैकेंसीज कितनी आई हैं। वैसे तो आपको सभी देख लिया होगा आपने, लेकिन हम एक ब्रीफ इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि ईओ में 418 पोस्ट आई हैं। ये बहुत बड़ा चंक ऑफ वैकेंसीज होता है। जो यूपीएससी जैसी संस्था के माध्यम से इतनी बड़ी वैकेंसी आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हर बार इस तरह की वैकेंसी नहीं आती हैं, और ना ही ये रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, रेगुलर वैकेंसीज़ भी नहीं हैं। वैसे तो हम एपीएफसी की जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, उसकी तो लगभग नवंबर 2021 से ही तैयारियां चल रही थी आने की, लेकिन बहुत टाइम बाद रिकमेंडेशन आई है विभागों से, ईपीएफओ डिपार्टमेंट से, तो इसलिए ये अब इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 418 वैकेंसी हमारी ईओ में, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की है, जिसमें अनरिजर्व की कितनी है, टोटल 204 पोस्ट। हालांकि इसको अगर देखा जाए तो 251 ही पोस्ट पूरी जनरल की ही है, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस भी उसी में ही काउंट होगा, 255 पोस्ट। वैसे तो आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि 204 पोस्ट हैं। अब इसमें कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए इसमें एक तो 30 ईयर्स की एज है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है हमारी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था बच्चों के बीच के इसमें डिज़ायरेबल में क्या होगा, कौन सी क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि डिप्लोमे मांगे जाते हैं लेबर लॉज में या डिग्री इन सोशल वेलफेयर, तो इस तरह की किसी भी रिक्वायरमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही डिज़ायरेबल में और ना ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। और साथ ही आपका लेवल 8 की जॉब है। अच्छा, यहाँ पर लेवल 8 में सैलरी नहीं दे रखी है, तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ कि जैसे जिस तरह लेवल जब पे कमीशन 6 लागू था, ये तो पे कमीशन 7 के हिसाब से दी जाएगी, लेकिन जब पे कमीशन 6 लागू था तो लेवल 8 जो होता था वो कौन सा होता था, 9300 से 34,800 के पे स्केल पर ग्रेड पे कितनी होती है इसमें, लेवल 8 में ग्रेड पे होती थी 4800 रुपये। तो ये लेवल 8 की जॉब 6 पे कमीशन के हिसाब से होती थी। अब इसी के हिसाब से आप सैलरी अपनी काउंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ईओ और एओ की पोस्ट की बात, जो एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें कि टोटल 418 वैकेंसीज हैं। 30 साल मैक्सिमम एज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट्स इन एनी स्ट्रीम। अब दूसरी आते हैं जो इससे भी ज़्यादा अवेटेड वैकेंसी थी, एपीएफसी, जो कि बहुत चर्चित वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। देखिए शायद ही कोई एग्ज़ाम ऐसा होता हो इंडिया में कि जिसमें आपको एक लेवल 10 की जॉब सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करके मिल जाती है डायरेक्ट यूपीएससी जैसी संस्था से। तो वो कौन सी है, एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और इसमें भी 159 वैकेंसीज़ हैं। ये भी बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे ये लगभग 10 साल बाद वैकेंसी आई है। 2014 या 15 में ये वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी, तो उसके बाद से ये अब वैकेंसी आई है, क्योंकि इसको विड्रॉ कर दिया गया था, ये कार्डर ख़त्म कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ से। थोड़ा ट्रेनिंग इश्यूज़ थे, इस वजह से इस कार्डर को ख़त्म कर दिया गया है। तो और अब भी मोस्ट प्रोबेबली ये जो वैकेंसी आई है ये लास्ट टाइम ही आई है, शायद इसके बाद अब कभी ना आए। तो आप ये भी दिमाग में अपने बिठा लें कि आपके पास लास्ट चांस हो सकता है। अब इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। देखिए वैसे तो ये 68 इसमें अनरिजर्व की वैकेंसीज है, यहाँ पर 35 ईयर जो एज है जनरल कैंडिडेट की, साथ ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देखिए कि यहाँ डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यहाँ पर भी आपके लिए वही कंडीशन है सेम जो ईओ में है, लेकिन साथ में डिजायरेबल में यहाँ पर डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, यानी कि सीएस जो होता है कंपनी सेक्रेटरी, या फिर लेबर लॉ में आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो, जो कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस एपीएफसी की वैकेंसी को लेकर। ऐसी पबेड या फिर आपका ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो उसको वो डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है।
कंपलसरी तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन जब फाइनल आपका लिस्ट बनेगी, यानी कि रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, सिर्फ रिटन से ही नहीं प्लस इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू और रिटन के मार्क्स में मान लीजिए कोई अनरिजर्व कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट, और दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, तो उसमें जिसके पास ये डिप्लोमा कंपनी लॉ में या लेबर लॉ में या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कोई सी भी क्वालिफिकेशन जिस बंदे के पास होगी, जिस कैंडिडेट के पास होगी, चाहे उसके इक्वल मार्क्स हो, तो उसको वेटेज दे दिया जाएगा, यानी कि उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 कैंडिडेट्स में सेम अगर कैटेगरी को फॉलो करते हैं और इक्वल मार्क्स हैं, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, अगर दोनों के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है और इक्वल मार्क्स हैं, तो हर कमीशन के, हर आयोग के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं प्रेफरेंस देने के। जैसे कि कहीं पर जो डेट ऑफ बर्थ जिस ओल्डर एज में ज़्यादा होता है, बड़ा, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ आयोग के पैरामीटर्स रहते हैं। तो ये होगा हमारा एपीएफसी की बात। अब थोड़ा सा इसका ब्रीफ में सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, दोनों के लिए ही सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए हम आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें सिलेबस को कवर करने की स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि किस तरह से हम कम मेहनत में दोनों के सिलेबस को एक साथ लेकर चल सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अब 120 मार्क्स का आपका ईओ का और एओ का एग्जाम, दोनों एग्जाम कितने मार्क्स हैं, 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन होंगे, और इसका 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 300 मार्क्स का ये आपका रिटन एग्जाम होगा, प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, और आपकी वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें जो सिलेबस है जनरल इंग्लिश, देखिए यहाँ पर अभी हम दोनों को मैच करेंगे, एपीएफसी के सिलेबस को और ईओ के सिलेबस को, कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है। देखिए, इसमें तो जनरल इंग्लिश है जो कि दोनों में सेम है। फिर अब यहाँ पर आते हैं दूसरा पार्ट जो हमारा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये ईओ में, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर के सिलेबस में तो आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एपीएफसी में थोड़ा आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको इंडियन कल्चर भी पढ़नी पड़ेगी, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन कल्चर या और हेरिटेज, आपको मेडिएवल भी पढ़ना पड़ेगी, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और साथ में भी जो कुछ सिलेबस में ऐड है वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, फिर है जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी। अब हम दोनों को जरा एक तरह से एनालिसिस कर लेते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस। देखिए, ये है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का सिलेबस। अब दोनों में चीज़ों में देखिए, यहाँ पर जनरल इंग्लिश है और वहाँ पर भी जनरल इंग्लिश बिल्कुल सेम है, सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा पार्ट है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि ईओ में था। अब यहाँ देखें आप, यहाँ है इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स। अच्छा, यहाँ पर आप खुद सोचें कि हिस्ट्री के पार्ट्स में करंट इवेंट्स को क्यों जोड़ा गया। इसलिए करंट इवेंट्स को इसलिए जोड़ा गया है कि जो भी न्यूज़ में आपके हेरिटेज से रिलेटेड जो न्यूज़ रहेगी, कल्चर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगी, करंट न्यूज़, आपको उसको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुटअप किए जाएंगे। फिर तीसरा पार्ट है हमारा इंडियन करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, हमारा ईओ के सिलेबस में, और एपीएफसी में है पॉपुलेशन, डेवलपमेंटल एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आपको जो ग्लोबलाइजेशन और पॉपुलेशन के इश्यूज़ को देखना है वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखना है, यानी कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखना है, ना कि सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में। फिर है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिए। यहाँ देखिए, इसको भी हम आम समझ के एतबार से गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमारी समझ क्या कहती है कि शायद इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। प्रशासन से संबंधित जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत ही काफ़ी नहीं है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन की मशीनरी का किस तरह से उपयोग किया जाता है, उसकी क्या क्या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, जबकि आपको एनसीईआरटी से आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ईओ के सिलेबस में आपको डायरेक्ट दे रखा है इंडियन पॉलिटी, तो यहाँ पर आपका लक्ष्मीकांत से काम बन सकता है। फिर है पांचवा पॉइंट है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और एपीएफसी में क्या है, देखिए एपीएफसी में लिखा हुआ है, अच्छा वैसे तो पहले प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, अडानी के शेयर्स को लेकर और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर। तो इस तरह की आपको न्यूज़ पर बहुत गहरी समझ बनानी है। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जितनी भी फंडामेंटल नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड जो हमारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, डिबेंचर्स क्या होते हैं और डिविडेंड क्या होते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अच्छा इसमें आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देखिए जिस तरह ये लेवल 8 की जॉब है, ईओ लेवल 8 की जॉब है और एपीएफसी लेवल 10 की जॉब है। एपीएफसी जो आपकी जॉब है वो लेवल 10 की है,
तो जाहिर सी बात है जब लेवल में ही फ़र्क है, सैलरी में फ़र्क है, तो इसके नेचर में, क्वेश्चन के नेचर में भी फ़र्क होगा। ये इसका आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेट होगा, पैटर्न होगा, वो भी थोड़ा एडवांस होगा। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पता हों, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका डायरेक्ट आपसे जिसे कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि 2021 वाले एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, तो आपसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्मिनोलॉजी को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एपीएफसी में आपसे यूपीएससी ये भी एक्सपेक्ट करती है कि आपको ऑडिटिंग की भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से, यानी कि न्यूमेरिकल पर्पज से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो सब हम आपको करा देंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन वहाँ पर भी पार्ट है, इसमें भी है। लेबर लॉज आपका ईओ में भी है और एपीएफसी में भी है, लेकिन इंश्योरेंस का पार्ट अलग से यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है, जबकि ईओ में स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप एक जनरल समझ के एतबार से समझ लीजिए कि इंश्योरेंस का जो पार्ट है, इंश्योरेंस लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने आप में ही इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर भी ईओ के सिलेबस में भी इंश्योरेंस को छोड़ना नहीं है। इंश्योरेंस से संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं, स्पेशली आपको एलआईसी को इस टाइम बिल्कुल ध्यान में रखना है। एलआईसी के स्थापना इत्यादि को भी आपको जहन में रखना है, क्योंकि एलआईसी से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट चल रही है अभी अडानी के शेयर्स की वजह से। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जनरल साइंस, ये कि आपका दोनों में सिलेबस सेम है। अब एक टॉपिक ये है आपका सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। लेकिन ईओ में क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप इसका थोड़ा लेवल इस तरह समझ सकते हैं कि इसका जो ईओ का जो एग्जाम में मैथ्स या एलिमेंट्री मैथ्स जो आएगी या रीजनिंग जो आएगी, उसका लेवल जो होगा वो यूपीएससी के सी सेट लेवल से ज़्यादा होगा और एसएससी के सीजीएल लेवल से कम होगा। इसके लेवल से कम होगा और सी सेट के लेवल से हाई होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका एपीएफसी का जो सिलेबस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे वो इक्विवेलेंट टू एसएससी सीजीएल, ये सीजीएल लेवल के ही आएंगे। आपके इसी के इक्विवेलेंट होंगे। इनका जो लेवल रहेगा वो सीजीएल के लेवल का रहेगा, लेकिन ईओ वाला थोड़ा इसका सीजीएल के लेवल से कम रहेगा। अब सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास हमारे चैनल पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं। लेबर लॉ से रिलेटेड हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, वो सारे आपको वैसे के वैसे ही, आप उसमें कोई भी ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हुई है। लेकिन हम भी आपको जैसे जैसे अपडेट होगा वो साथ साथ आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही हम नोट्स भी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ जैसे कि आपको पता है हमारी पेड रहती है और लेक्चर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। लेकिन स्पेशली हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगी ना, वो हम दोनों सिलेबस को एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा हमें एपीएफसी में पढ़ना है उसको हम एक्स्ट्रा में समझते हुए चलेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का सिलेबस हो। अब हमें क्योंकि ज़्यादा लेक्चर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन या अकाउंटिंग पर नहीं बनाने हैं, अकाउंटिंग के तो हम आपको सिर्फ अगर लेक्चर बनाएंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल पर ही बना के देंगे, क्योंकि पुराने लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो जो भी लेक्चर्स आपकी डिमांड होगी हम वैसे ही सारे लेक्चर्स दोबारा भी बना देंगे। फिलहाल हमारा फोकस ये रहेगा कि जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है, वो उसको हम फोकस करेंगे। इंडियन कल्चर हेरिटेज, इसको हम फोकस करेंगे ठीक से। करंट इवेंट्स जो कि आपके रिलेटेड हों आपके सिलेबस से, करंट इवेंट्स लिंक करके आपको सिलेबस से लिंक करके पढ़ना है। तो उस तरह हम उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में सिलेबस की डिमांड है, यूपीएससी की डिमांड है, हम उसी फॉर्मेट में सारा कवर करते चलेंगे। और हाँ, एक बार ये भी देख लीजिए कि इसका भी रेशियो 75 और 25 का ही है, यानी कि आपके 120 क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में भी आएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा जिसके टोटल मार्क्स 300 और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। 75-25 का रेशियो होगा। दूसरी चीज़ 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि दोनों के एग्जाम अलग अलग कंडक्ट होंगे, ना कि एक साथ। अलग अलग डेट में दोनों के एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो जो कैंडिडेट्स दोनों फॉर्म फिल कर रहे हैं वो इसमें परेशान ना हो कि शायद एक एग्जाम हो, ऐसा नहीं है। दोनों के एग्जाम अलग अलग कंडक्ट होंगे, क्योंकि दोनों का लेवल अलग है और दोनों के पैटर्न भी आप देखेंगे कि एडवांस लेवल का होगा। एपीएफसी का जो एग्जाम होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। इस बात से भी आप बिल्कुल सतर्क रहें कि आपको बहुत डीप तैयारी करनी है, एकदम यूपीएससी सिविल सर्विस वाली आपकी पकड़ होनी चाहिए। जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हमारे, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, मेडिएवल हो, एंशियंट हो, कोई सी भी हिस्ट्री हो, सब पर ज्योग्राफी का हाँ इसमें पार्ट इंक्लूड नहीं है। लेकिन करंट इवेंट्स का जहाँ जिक्र आ जाता है तो करंट इवेंट्स को आप उससे ज्योग्राफी भी लिंक कर सकते हैं। जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस वगैरह जो न्यूज़ में रहती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये ना सोचें कि अगर ज्योग्राफी टार्ट्स में सिलेबस में नहीं दिया गया है तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट इवेंट से लिंक करके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। वैसे हम लास्ट टाइम 2015 में जो एग्जाम हुआ है एपीएफसी का, उसका आपसे पेपर भी डिस्कस करेंगे।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, हम उसमें आपको सिलेबस पर स्ट्रेटेजी, जो हमारी जिस तरह से हमें कवर करना है दोनों के सिलेबस को, उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।